आपने जीव जंतुओं के बारे में बहुत सुना होगा। आपने सुना होगा कि जीव जंतु किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। शायद आपने अपने फ़ोन के ज़रिए, अपने टीवी सेट के ज़रिए और बाकी अन्य चीज़ों के ज़रिए जीव जंतुओं के विषय में अधिक जानकारियाँ भी हासिल की होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि वन्य जीव प्राणी किस तरीके से रहते हैं? उनके रहने के लिए विश्राम स्थल किस तरीके का होता है? उनके घूमने विचरने के लिए जगह कैसी होती है? वो जगह कैसा अद्भुत दिखता होगा? वो जो प्राकृतिक का सौंदर्य होता होगा, वो प्राकृतिक सौंदर्य कैसा होगा? इन चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के बायोडायवर्सिटी पार्क लगातार राजधानी की आबो हवा में सुधार कर रहे हैं। इनकी वजह से यहाँ जीव जंतुओं के अलावा हरित क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है और भूजल स्तर में भी वृद्धि देखने को मिली है। खास बात यह है कि इन पार्कों के जरिए बड़ी मात्रा में वर्षा का जल भी बचाया जा रहा है। दिल्ली में बायोडायवर्सिटी पार्क का कारवां सन 2002 में तत्कालीन DDA उपाध्यक्ष और निवर्तमान उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली विश्वविद्यालय के तत्कालीन समकुलपति प्रो CR बाबू के प्रयासों से हुआ था। पहला पार्क यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के नाम से शुरू हुआ। आपको बता दें कि बायोडायवर्सिटी पार्कों ने न केवल दुनिया भर के शहरी क्षेत्रों से लुप्त होती प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए मॉडल के रूप में वैश्विक महत्व ग्रहण किया है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान की है। शहरों में पानी की उपलब्धता और सांस्कृतिक और संरक्षणात्मक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। ये पार्क छात्रों और लोगों के बीच पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रतीक और प्रमुख केंद्र भी बन गए हैं। अभी हम बायोडायवर्सिटी पार्क के गेट पर खड़े हैं और इस सफ़र में हमारे आगे के साथी बनने के लिए जो मौजूद हैं वो है फील्ड बायोलॉजिस्ट उमेंद्र सिरोही जी। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और आखिर ये 2002 के बाद लोगों के लिए जो खुला तो उससे लोगों को क्या क्या फ़ायदा होता है और यहाँ के जो वन्य प्राणी हैं वो किस तरीके से रहते हैं। जी हाँ, मेरा नाम उमेंद्र सिरोही है। ये अब जो खड़े हैं यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के सेकंड फेज में खड़े हैं, जो कि एक एक्टिव फ्लड जोन है। आप यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करें तो एक फर्स्ट फेज़ है वो 157 एकड़ है और सेकंड फेज़ है वो 300 एकड़ है। जो फर्स्ट फेज़ है वो नॉन एक्टिव फ्लड जोन है, जिसमें फ्लड नहीं आता है, जो बांध देख रहे हैं उसके कारण से। और जो सेकंड फेज़ है वो 300 एकड़ है, जहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी आता है। बाढ़ का पानी आता है तो हमने कुछ वेटलैंड्स बनाई है। वेटलैंड का जो मतलब है, जो मेन स्रोत है जो बाढ़ का पानी है, उसको रिसीड करता है और यहाँ के जो आसपास के जो लाइफ है, जो लोग बाग रहते हैं, उसके लिए वाटर टेबल इंक्रीज करता है और उनका पानी को डाइल्यूशन करता है। और जो इसमें हमने 3 लेयर फॉरेस्ट बनाया। 3 लेयर का मतलब जो टॉप कैनोपी है, सबसे ऊंचे प्लांट, फिर उससे नीचे मिडिल स्टोरी, फिर अंडर स्टोरी, फिर ग्रासेस। उसका मेन उद्देश्य है कि आपकी जो आसपास की जो हवा में प्रदूषण हो रही है उसको कम करना है, और साथ ही साथ आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। जो हवा में हमारा जो आपका देखें विंटर वे, उसमें PM 2.5 हो जाता है, जिसके पर्टिकुलर मैटर 2.5 होता है वो जो सेटल डाउन होता है। आप देखेंगे कि जो लीफ है उस पर धीरे धीरे सेटल डाउन होता है, फिर टॉप कैनोपी पे, फिर उससे नीचे वाले पे मिडिल पे जाता है और फिर अंडर स्टोरी पे जाके ग्रास में सेटल हो जाता है प्रॉपरली। इसका मेन उद्देश्य है कि आपके जो मेन उद्देश्य है कि एक तो वाटर को रिस्टोर करना है सेकेंड फेज का, और क्या क्या आपके पोल्यूशन को कम करना है। दिल्ली में ये है। और यहाँ पर जीव जंतु में मेनली तो क्या नील गाय हैं, वाइल्ड बोर हैं, और वेटलैंड है जो 100 एकड़ की वेटलैंड है। वो इसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं एशिया से, चाइना से, और जो आते हैं वो यहाँ पर आके सर्दियों में आपका रहते हैं और फीडिंग करते हैं यहाँ पर, और फिर वहाँ पर से पुनः मार्च में वापस चले जाते हैं अपने स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पर उनका प्रजनन होता है। सर, यहाँ स्टाफ की संख्या क्या होगी और जो वन्य प्राणी हैं उन्हें किस तरीके से संरक्षित रखा? यहाँ करीबन दोनों फेज में 80 स्टाफ है और 10 साइंटिस्ट स्टाफ है, और जिसमें वन्य प्राणी है नील गाय और जंगली सुअर मतलब वाइल्ड बोर, और जो माइग्रेटरी बर्ड्स बताई मैंने वो आती हैं, और जो रेजिडेंट बर्ड हैं जैसे स्पॉट बिल डक है, मुरहन है, ये रेजिडेंट बर्ड्स हैं। और क्या कहते हैं सिल्वर बिल है,
ये सब जो रहती हैं यहाँ पर, जो ग्रासिंग से फीड करती है, कुछ वेटलैंड पे फीड करती हैं, वो रहती है। और उसके लिए हमने एक हैबिटेट क्रिएट किया है नील गाय के लिए। जैसे नील गाय के लिए चाहिए कि ग्रासेस चाहिए, क्योंकि वो ग्रासेस खाती है, कुछ पेड़ पौधों के नीचे के जो अपने पौधों को खाती है, उस हिसाब से हमने क्या कहते हैं पौधे लगाए हैं। और बड़ी ग्रासेस लगाई हैं, जैसे सैक्रम लगाई है, जैसे मूंजा भी कहते हैं, जिसे सरकंडा भी कहते हैं, जिससे पहले कलम का यूज़ किया जाता था। तो वो उसका हैबिटेट क्रिएट किया है। जब हैबिटेट क्रिएट किया है तो वो यहाँ पर उसका निवास स्थान बन गया है। तो और उसके साथ साथ हमने देखा कि जब हमारा 2016 में यहाँ पर एक लेपर्ड भी आया था, तो जो कालेश्वर से आया था, वो यहाँ पर हम 20 से 22 दिन रहा है दोनों फेज़ में। तो यहाँ पर 20 दिन रहा है, 2 दिन आपका फर्स्ट फेज़ में रहा है, क्योंकि उसको एक जो हमने हैबिटेट क्रिएट करके दिया है। और जो यहाँ पर उसके फूड अवेलेबिलिटी है, जैसे उसने नील गाय के काफ को, 2 काफ को मारा और उसने फूड लिया, और वाइट बोर के बच्चे को मारा उसी पर। और हमने जो ग्रासेस लगाई हैं, जो लॉन्ग टर्म जो उसका बिहेवियर है, वो जो हैबिटेट है, वो हमने इसको उसके क्रिएट किया है। तो हमारा ये एक सक्सेसफुल स्टोरी है कि आपका जो टॉप कार्निवोर्स था वो आ गया है यहाँ पर। अब जब हम अंदर जाने वाले हैं तो हमें जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है तो हमने ये चीज़ें देखी है कि अंदर जो भी चीज़ें हैं वो खुली हुई है, मतलब किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। नीलगाय भी ऐसे ही है। जी, आपने बनाया हैबिटेट की बात आप कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कैजुअल वे में, एक फील्ड बायोलॉजिस्ट का जीवन कैसा होता है? फील्ड बायोलॉजिस्ट का जीवन बहुत अच्छा होता है। जैसे वातावरण में, शुद्ध वातावरण में रह रहा है। जब दिल्ली से अलग एक आप दिल्ली वासियों को एक क्रिएट करके दे रहा है कि आपको हवा और पानी शुद्ध करके दे रहा है वो, और उसके साथ साथ अपने आप भी रह रहा है। तो उसको एक खुशी का अनुभव होता है कि मैं कुछ करके जा रहा हूँ अपने जीवन में। तो और ना कि लोगों के जीवन में जो पहले जो चीज़ें विलुप्त हो गई थी, अब धीरे धीरे उसको संरक्षित कर रहा हूँ एक जगह पे। जैसे यहाँ पर जैसे कदम था, हल्दू का पेड़ था, वो नहीं मिलते थे, और क्या कहते हैं मोलसरी थी, और क्या कहते हैं बहुत सारे खिड़नी के पेड़ थे जो नहीं पहले 50-60 साल पहले मिलते थे दिल्ली में। आपको इस जगह पे रिस्टोर कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। जो लोग के पुराने लोग देखते थे, दादा परदादा देखते थे, अब उनको देखने को मिल रहा है। तो हमें बहुत खुशी है कि वो लोग कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें भी अनुभूति होती है कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आज के इस यात्रा में उमेंद्र जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। हम अंदर चलकर पार्क की स्थिति देखेंगे, अवलोकन करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही ये भी देखेंगे कि एक फील्ड बायोलॉजिस्ट का जीवन कैसा होता है, उनका किरदार कैसा होता है। चलिए इस मजेदार यात्रा पर। हाँ, आप अपने सामने देखेंगे ये 100 एकड़ की वेटलैंड हमने रिस्टोर करी है, जिसमें हमने कुछ ग्रासेस लगाई हैं जो पहले यहाँ पे दिल्ली में होती थी, जैसे स्पॉन्टेनियस सैक्रम मूंजा, जिसे कास भी कहते हैं। और इसमें कुछ सबमर्ज प्लांट डाले हैं, जिसमें हाइड्रिला, पोटोमिजिटोन और वेलेसनेरिया डाला है, जो बर्ड्स को अट्रैक्ट करता है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो उसके लिए फीडिंग है उसके लिए। तो जब फीड रहेगा तो जब भी वो अट्रैक्ट रहेंगे, वो वहाँ पर खाने को मिलेगा। क्योंकि जो माइग्रेशन होता है, क्योंकि जो एशिया और की जो होती है लेक्स होती हैं, वो पूरा क्या कहते हैं फ्रोज़न हो जाती है, जम जाती है, तो फूड अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो वो तो इस कंट्री में आती है, तो जिससे फूड मिले, तो वो ऐसी माइग्रेटरी जहाँ पर वेटलैंड्स होती है, वहाँ पर ही वो अपना हैबिटेट बनाती है और फिर वहाँ पर फूड लेती है। अब जैसे इसके चारों तरफ हमने प्लांट लगाए हैं। ये सारे जो प्लांट है, जो फ्लड वाटर आता है, वो काफ़ी दिन तक आपका मतलब रुके रह सकते हैं, 15 दिन महीने तक रुके रह सकते हैं। जिसमें आपका मित्रकायना होगा, जिसे बोलते हैं कि आप कदम, कृष्णा कदम कहते हैं, जिसके नीचे आपके कृष्णा जी बैठते थे और बांसुरी बजाते थे। ये अरीना है जो हल्दू का पेड़ है, ये जामुन है, ये ऐसे ये वैरायटी है जिसे दूधी कहते हैं, और ये नीरोटिका जिसे देसी बबूल कहते हैं, जिसपे आपकी कुछ बर्ड्स हैं जो अपना नेस्टिंग करती हैं। सर, कुछ ऐसे पेड़ भी यहाँ पर लगाए गए हुए हैं जो मतलब इंडिया में मिलना बहुत मुश्किल काम है। इंडिया में जैसे क्या कहते हैं, अभी काला शीशम है जो काफ़ी रेयर मिलता है, और कैथ जो मैंने बताया जिससे कत्था निकाला जाता है, वो काफ़ी कम होता जा रहा है। तो उसको हमने यहाँ पर रिस्टोर किया है। और कुछ एक प्लांट है वुडफोर्ड है, जिसपे क्या कहते हैं काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट है, वो जो क्या पे राइपेरियन जोन पे मिलता है, वो भी हमने यहाँ पर रिस्टोर किया है। मैं आगे दिखाऊँगा आपको।
ये 100 एकड़ की वेटलैंड जो हमने रिस्टोर करी है, और ये कि नर्सरी का रोल करती है। जैसे नर्सरी का रोल का मतलब जैसे यमुना का जो प्रदूषण है, यमुना में प्रदूषण बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल आपका बिल्कुल ही ख़त्म होता जा रहा है। तो ये नर्सरी का रोल कैसे काम करता है, जैसे हमने इसमें सबमर्ज प्लांट डाले हैं, जैसे या कुछ क्या कहते हैं फ्लड वाटर के थ्रू आते हैं, कुछ फिशेस आती हैं, लाइफ्स आती हैं, हाइड्रिला पोटोमिजिनो वेलेसनेरिया जैसे प्लांट आते हैं, वो बाढ़ के पानी के साथ आते हैं, कुछ यहाँ पर जनरेट होते हैं, फिर फलरिश होते हैं, मतलब फलते फूलते हैं वो 1 साल में 2 साल में, फिर बढ़ते हैं, और जैसे ही बाढ़ का पानी नेक्स्ट ईयर आता है फिर वो चले जाके यमुना के साथ में मिल जाते हैं। तो वहाँ का भी इकोसिस्टम आपको सुधार करते हैं, और उसमें जो फिशेस होती हैं वो भी चली जाती हैं, तो वहाँ का भी ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। जैसे क्योंकि प्लांट से फोटोसिंथेसिस करते हैं आपके, तो अगर वाटर बॉडीज़ में फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन जनरेट होगी, ऑक्सीजन जनरेट होगी तो जो लाइफ साइकिल है, जो माइक्रोब्स हैं और जो फिश हैं, वो उसको ऑक्सीजन मिलेगी और वो उसका इकोसिस्टम मेंटेन होगा। फिश होंगी तो उसमें कुछ पक्षी भी आएंगे जो फिश को खाएंगे, या जो प्लांट्स होंगे उसको, जो वेजिटेरियन बर्ड्स होती हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो उसको खाएंगी। तो ऐसे जीवन चक्र चलता है और आपका इकोसिस्टम मेंटेन होता है यमुना का इसके थ्रू। जैसे वाटर बॉडी हमने रिस्टोर किया है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है आसपास के एरिया में। पहले जो वाटर टेबल था आपका काफ़ी डाउन था, अब धीरे धीरे क्या कहते हैं अप होता चला गया, कि वाटर काफ़ी लंबे तक चला रहता है। अगर गर्मी भी हो तो यहाँ पर पानी कभी सूखता नहीं है। तो इसी हिसाब से वाटर टेबल इंक्रीज़ होने पर गांव के लोग बताते हैं कि हमारा वाटर टेबल काफ़ी इंक्रीज हो गया। पहले हम जो क्या कहते हैं नल कूप लगाते थे, जो हैंडपम्प लगाते थे, वो 40-50 फुट पे रहते हैं। अब पानी आपका 30 फुट पे आराम से 20 फुट पे आराम से आ जाता है, और जो खारपन था वो काफ़ी डाइल्यूशन हुआ है बहुत कम, क्योंकि जैसे वाटर टेबल इंक्रीज होगा तो जो डाइल्यूशन है वो बढ़ेगा और आपका खारपन कम होगा। सर, आप अपने हिसाब से जो चीज़ें बता रहे हैं, मुझे तो लगता है कि बहुत गहरी सोच है। तो इन गहरी सोच के पीछे जो लॉजिक निकलता है, जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आखिर ये सोच आती कहाँ से है? दूसरी तरफ ये चीज़ है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं और उसको लेकर नदी की जो परियोजनाएँ आ रही हैं उसे भी साफ़ करने की बातें की जा रही है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसके लिए, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये प्रोफेसर CR बाबू जिन्होंने ये हमको एक सोच दी है, अच्छी सोच दी है कि हम ऐसा पार्क बनाएं, और ये देश के लिए एक मॉडल है। उन्होंने एक प्रैक्टिकल मॉडल दिया है आपको देश के लिए कि आप एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाएं। जैसे एक फर्स्ट फेज़ में हमने बनाया है पूरा, और सेकंड फेज़ में वाटर बॉडी कैसे बनाएं, उसको कैसे हैबिटेट बनाएं, और कैसे आप उसको हैबिटेट क्रिएट करेंगे जिससे पक्षी आएँ, पशु पक्षी आएँ, और कैसे प्लांट लगाएंगे जिससे आपका मतलब इकोसिस्टम उस एरिया का सुधरे। तो उन्होंने एक प्रोफेसर CR बाबू जो हमारे बॉस है, जो हमारे गाइड करते हैं, उन्होंने एक पूरे देश के लिए एक मॉडल आप क्रिएट कर दिया है। जैसे एक यमुना का है और एक अरावली हिल्स पे है, क्योंकि 2 लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है दिल्ली में, एक तो यमुना और एक अरावली हिल्स। तो दोनों के ही मॉडल दिए हैं कि यमुना में हम अगर यमुना का मॉडल हम लेके चले तो किस हिसाब से कैसा बनना चाहिए, इकोसिस्टम कैसा होना चाहिए, वो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है। अगर अरावली हिल्स पे आपको इकोसिस्टम मेंटेन करना है या कंजर्व करना है तो वो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, और तिब्बत वैली है, तुगलकाबाद है, और कमला नेहरू रिच है। ये पार्क हमने क्रिएट करके दे रहे हैं कि जिससे कैसे क्या जो आसपास के दिल्ली के लोग हैं उनको कैसे प्रदूषण से निजात मिले, और वाटर में क्या होगा, वाटर का मॉडल ये दिया है कि कैसे हम नदियों को सुधार कर सकते हैं इस वेटलैंड के थ्रू। सर, आप ये चीज़ें तो बता रहे हैं कि दिल्ली वासियों को इनसे क्या फ़ायदा है, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए ये चीज़ें नहीं होती, क्या नुकसान होता? क्या नुकसान होता? हाँ, नुकसान तो यही होता कि आपका अगर आप यहाँ पर गर्मियों में आके देखें तो आपको टेम्परेचर 2 डिग्री कम मिलेगा बाहर से, और आपका पोल्यूशन लेवल यहाँ पर आप खड़े होकर देखिए तो आपको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी, और वाटर की आप क्वालिटी दे सकते हैं। ये यमुना को कैसे प्योरीफाई करता है और कैसे लोगों को सपोर्ट करता है, तो वो ना होता तो हमारे को जो जीने की वो है वो कम होती है। इसलिए जो सारे जानवर में होता है कुछ ना कुछ मतलब होता है, सब कुछ कैमोफ्लेज रहते हैं, कुछ में जो मैंने बताया नीलगाय में, कुछ बटरफ्लाइज में, कुछ बर्ड्स होती हैं, उस हिसाब से क्या कहते हैं रहती हैं प्लांट के बीच में, जिससे वो दिखे ना। सबका अपना अपना डिफेंस मैकेनिज्म है। अच्छा, ठीक है। फिर यहाँ जो स्टाफ काम करते हैं, जैसे अभी आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप ये कह रहे थे कि शाम के टाइम में ज़्यादा मूवमेंट होता है या रात के टाइम में ज़्यादा मूवमेंट होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर उन नीलगायों तक, उन जानवरों तक कैसे पहुँचे?
ज़रूरत पड़ती है तो जो स्टाफ है वो जैसे सिक्योरिटीज़ हैं या हमारे हैं, अगर नीलगाय या कुछ घायल हो गया, चोट लग जाती है तो हम उस पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई नीलगाय, क्योंकि हमारे सारी जगह रहते हैं जो काम करें बता देते हैं, हम उसको जो भी है हम उसको क्या कहते हैं फर्स्ट एड देते हैं उसको। अभी तक की यात्रा हमारी काफ़ी मज़ेदार रही है। अंदर वन्य प्राणियों का जो जखीरा मिलता है वो कहीं ना कहीं आपके प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा देते हैं, और आपके अंदर जो नेचर को जानने का उत्साह है, जो एनिमल को जानने का उत्साह है, जो फॉरेस्ट घूमने का उत्साह है, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, यानी कि आपका लेवल बढ़ जाता है और आप चीज़ों को करीब से जब देखते हैं तो उसके विषय में अधिक जानकारी भी होती है। हम जब यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ ग्रास रूट लेवल से सारी चीज़ों को देखा, हमने सारी चीज़ों को एनालाइज किया और एनालाइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप भी उन चीज़ों को देखकर ऐसी जगहों पर आने के लिए प्रेरित हो सके।